अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़िदनी इल्मा वबिज़िदनी इल्मा वबिज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, कैफ 7 बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस BIA का सेशन शुरू होने जा रहा है जी। नई स्कीम के तहत ये एक पेपर हमारा ऐड हुआ है, कैफ 7 BIA। स्प्रिंग 26 एंड ऑनवर्ड्स जो है ये पेपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सऊद तारिक है जी। आज का एजेंडा ये है कि क्या ये कैफ 7 कैफ 6 से मिलता जुलता है? क्या कैफ 7 इज इक्वल टू कैफ 6, पुराना कैफ 6? हाँ या ना? नाम तो अलग है मगर क्या काम भी अलग है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, ये एक सवाल है। बाकी पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जी। मेरा नाम सऊद तारिक है और अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से मैं अगर आपको अपनी जर्नी बताऊं, I have completed my O levels in 2006, A levels in 2008, ACC in 2010. Then I was part of KPMG for mandatory articleship since 2011, and then I completed my articleship in 2014। और उसी साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाई भी हो गया था। ठीक है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था। फिर मैंने मजीद 3 साल KPMG में ही काम किया। 2017 में मैंने KPMG को जब खैराबाद का कुछ थोड़ा टाइम इंडस्ट्री काम करके फिर मैंने अपनी फर्म स्टार्ट की। इसका नाम है ST&Co 28 में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि मैं आज भी इस फर्म को रन कर रहा हूँ और हम लोग अकाउंटिंग, टैक्स, इंटरनल ऑडिट, एडवाइजरी, ये सारे काम जो है वो कर रहे होते हैं। टीचिंग से रिलेटेड अगर बात करूँ तो टीचिंग से भी काफ़ी पुराना रिश्ता है। ठीक है जी, टीचिंग से रिलेटेड अगर बात बताई जाए आपको तो 2005 में मैंने O लेवल्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि जब मेरा खुद का O लेवल्स नहीं हुआ होता है, मगर मैंने O लेवल्स को पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, जब मैं आखिरी साल में था तो मैंने कहा चलो जी पढ़ाया जाए। और 2005 से लेकर 2014 तक मैं इसको थोड़ा क्विकली बताता हूँ तो 9 ईयर्स में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह O लेवल्स के बहुत सारे पेपर्स, A लेवल्स के बहुत सारे पेपर्स, ACCA के काफ़ी सारे पेपर्स और मैथ्स का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, एंटी टेस्ट होता था, उसके जो है ना कि प्रिपरेशन कराई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि जी ये जो है ना क्या कहते हैं ओवरऑल तकरीबन 9 ईयर्स का अरसा रहा। फिर उसके बाद जब मैं 9 ईयर्स में ये सब चीज़ें पढ़ा दी तो देन 2014 वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग मॉड्यूल FC फाइनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने पढ़ाना शुरू किया। मॉड्यूल F का मुश्किल तरीन पेपर होता था ये। ठीक है, जो कि अब नहीं है जिंदा, वो अलग बात है। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया है कैफ 5 में, मगर वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कोई मुकाबला नहीं है। इट वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर ऑफ इंटायर CA। मॉड्यूल F आखिरी मॉड्यूल का भी ये मुश्किल तरीन पेपर होता था। तो अल्लाह का शुक्र है वो मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2015 में मैंने कैफ का कॉस्टिंग पढ़ाना शुरू किया। 2016 में मैंने BFD CFAP 4 का लिमिटेड एरिया पढ़ाना शुरू किया। बाद में मैंने 2019 में पूरा फुल फ्लैश BFD शुरू कर दिया था। 2020 में मैंने MSA 2 पढ़ाना शुरू किया। 2021 में कैफ 6 MFA जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से मैं पढ़ा रहा था, जो कि इस पेपर से काफ़ी मिलता जुलता भी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में मैंने 2021 में CFAP 3 भी पढ़ाना शुरू किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज अगर मैं बात करूँ तो कैफ 5 MFA, कैफ 7 BIA, CFAP 4 BFD, ये 3 पेपर मैं 100% पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा जो बाकी 2 पेपर है CFAP 3 और MSA 2, ये मैं 1/3 पढ़ाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है क्या कहते हैं एक जर्नी रहा है। अब थोड़ा सा कैफ 7 में बात कर लेते हैं। आपसे पहले मेरा एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कैफ 7 और कैफ 6 में फ़र्क है? तो इसका जवाब अभी हम दे देते हैं। इसका जवाब ये है कि भाई कैफ 7 और कैफ 6 काफ़ी हद तक सिमिलर है, नॉट सेम। मिलर, नॉट सेम। क्या मतलब हो इसका, इस बात का? ये सेम नहीं है मगर सिमिलर है। तो ग्रेड को देख के बात करते हैं। अच्छा, इसकी पहली ग्रेड क्या है जी? मैनेजरियल एनालिसिस। ये ग्रेड वहाँ भी यही थी और ऑलमोस्ट वेटेज भी सेम ही था। तो दिस इज सेम एज कैफ 6। तो कैफ 6 इसलिए बात करो क्योंकि जब आप कैफ 6 सुनेंगे तो कंफर्ट हो जाएगा, क्योंकि कैफ 6 के पास पेपर भी अवेलेबल है। पुराना पेपर था 4 साल, वो अलग बात है। वैसे तो प्रीवियस स्कीम में वो भी नया पेपर ही था, मगर वैसे बाकी पेपर से कंपेयर किया जाए तो मतलब वैसे बात की जाए तो इसको 4 साल तो हो गए ना। BIA तो नाम ही फर्स्ट टाइम आया। ठीक है, तो एक तो ये कि ग्रेड ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, दूसरा पहले जो ग्रेड थी ना, इसका नाम था रिस्क एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसी ग्रेड का नाम था। तो ये भी ग्रेड सेम ही है, मार्क्स थोड़े चेंज है। ये भी सेम है कैफ 6 है। नाम इसका चेंज कर दिया इन्होंने कि रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस की जगह खाली रिस्क मैनेजमेंट कर दिया। बट अगर आप नीचे कंटेंट देखेंगे तो वो लगेगा बिल्कुल सेम है। इसी तरह फाइनेंशियल एनालिसिस है, इसका पहले जो नाम था बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करके कोई नाम था। ठीक है, इससे मिलता जुलता नाम था। अब इन्होंने क्या नाम कर दिया? इन्होंने नाम कर दिया फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सेम एज कैफ 6। नाम चेंज किया है, अंदर से काम वही है। जैसे पेपर का भी नाम चेंज किया है,
अंदर से काम ऑलमोस्ट कैफ 6 MFA जैसा ही है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि एक नया काम किया है इन्होंने, वो ये किया है कि ये न्यू ग्रेड इन्होंने ऐड किया। ठीक है ना, ये न्यू ग्रेड है जो कि आगे जाके C-FAP 3 में जाके आपको पूरा फुल फ्लैश पेपर मिलेगा, ये न्यू ग्रेड। अरे कैफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोरलेस कैफ 6 MFA ही है, नाम चेंज कर दिया है, वो था मैनेजरियल एंड फंक्शन एनालिसिस। मैनेजरियल एंड फंक्शन एनालिसिस, ये हो गया जी बिजनेस इंसाइट्स एनालिसिस। एनालिसिस का ए सेम ही है दोनों में, मगर बहरहाल देखा जाए तो नाम चेंज किया गया, काम ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है। अच्छा, बुक्स का क्या सीन है, बुक्स का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए जी, ये बुक है पुरानी कैफ 6 की, ठीक है, जिसमें इतने सारे चैप्टर हैं। ठीक है जी, ये सारे चैप्टर हैं। अब इस नई बुक को देख लेते हैं। तो मैंने वैसे क्या बताया, सिलेबस तो सेम ही है, पर थोड़ा ऐड ऑन हो गया है। नाम हम थोड़ा चेंज कर दिया है ग्रेड का, अंदर से थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, अंदर से कंटेंट भी सेम ही है वैसे बताओ। अब बुक को भी देख लेते हैं ताकि बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। फिर इस पेपर की रिक्वायरमेंट से बात कर लेंगे कि इस पेपर को पास करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें। अच्छा जी, ये कैफ 7 की किताब है, ठीक है जी, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या बात हो रही है जी, पहला पेस्टल है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल। यहाँ पे चलते हैं, पुराने में क्या, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड बिजनेस, ठीक है, सोशल अलग था यहाँ पे। तो कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक जैसा मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है। और फिर सेकेंड है था टेक्नोलॉजिकल इकोलॉजिकल और लीगल, तो इन्होंने जो है वो उसको अलग रखा हुआ था जी, सोशल एंड लीगल को अलग रखा हुआ था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को अलग रखा हुआ था, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन जो है वो यहाँ पे आ रहा है, डिसरप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, लास्ट टाइम जो है ना, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में वैसे अभी बताता हूँ, नीचे किताब में भी ऐसी चीज़ नजर आएगी। इसका काफ़ी सारा एरिया जो है वो नया वाला जो कैफ 3 आया है ना, डेटा वाला जो पेपर आया है, वो वहाँ मूव कर दिया गया, वहाँ मूव कर दिया गया, क्योंकि एक पेपर ही अलग बन गया डेटा का। तो कुछ चीज़ें उन्होंने वहाँ मूव कर दी हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, मेजोरिटी चीज़ें चैप्टर की चले गई हैं वैसे, ठीक है। और बाकी ये है कि यहाँ से भी आप कह सकते हैं, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में छेड़छाड़ ज़्यादा हुई है। पॉलिटिकल में अनवांटेड चीज़ें उड़ा दी हैं, इकोनॉमिक्स में भी ये इस वाले चैप्टर में भी अनवांटेड चीज़ें उड़ा दी हैं इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल्स आ गई हैं, केस स्टडी आ गई। केस स्टडी में इन्होंने अच्छा काम किया है, वो पुराने केस स्टडी के अलावा जो आई कैप की रीसेंट अटेम्प्ट है उसके क्वेश्चन डाल दिए हैं। अच्छा, ये कैफ 3 के वीडियो में मैंने बताया, कैफ 5 के वीडियो में मैंने बताया था, कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, कि आई कैप की नई बुक में क्या हुआ है कि जी थोड़ी बहुत शफलिंग वफलिंग कर दी है, ठीक है, और रिसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चन में सोल्यूशन डाल दिए, बस दैट्स ऑल। कोई बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन नहीं किया खास उन्होंने, ठीक है, बट ये काम कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी देखा जाए तो तकरीबन यहाँ चैप्टर 6 आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स का, यहाँ पे चैप्टर 3 है, तो बीच चैप्टर गायब नहीं हुआ है, वो मर्ज कर दिया, जैसे आपने देखा ना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, यहाँ पे वो एक ही आ रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमिक, वहाँ पे पॉलिटिकल अलग था, इकोनॉमिक अलग था, और सोशल भी अलग था। ये देखिए, सोशल अलग था ना काम, ये रहा सोशल, तो उन्होंने उसको भी सोशल को एक साथ कर दिया। बाकी टेक्नोलॉजिकल इकोलॉजिकल और लीगल को एक साथ लेकर आए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है ना, क्या कहते हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि है कंटेंट सेम। अच्छा, उसके बाद अगर हम चलें आगे, तो वही कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, वही इंटरनल एनालिसिस, वही इंटरनल एनालिसिस, वही एथिकल डिसीजन मेकिंग, वही एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये पुराने से चलता है, तो पुराना ये था, पुराना है सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो अच्छा, ये न्यू पेपर, मैंने बताया न्यू क्रिएटर्स। अच्छा, सोर्स ऑफ फाइनेंस नए में आ गया, पुराने में भी सोर्स ऑफ फाइनेंस, सबने टिक कर दिया, कर दिया। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, फिर आ जाए जी, सोर्स ऑफ फाइनेंस के बाद क्या है जी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। फिर उसके बाद क्या था पुराने में, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क नहीं है, ये कट गया जी। तो देखा जाए तो ये काफी हद तक कटा है, अगर मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से लिखूँ, ये अच्छा खासा एरिया जो है रिमूव हुआ है, ये पूरा चैप्टर रिमूव था, भी अजीब सा चैप्टर, तो अच्छा हुआ ये रिमूव ही कर दिया ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब हम कहाँ चलते हैं, पुराने पे चलते हैं ना पहले, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, अब आ जाए जी वर्किंग कैपिटल और इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल।
वर्किंग कैपिटल, तो बजटिंग का एरिया भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से इन्होंने गायब कर दिया। अच्छा, बजटिंग के एरिया को हम यहाँ सर्च भी कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि बजटिंग रखा है या उड़ा दिया इन्होंने। मेरे हिसाब से बजटिंग होना चाहिए। नहीं है जी बजट। बजट है भाई। बस 4 जगह है, खाली 3 जगह है, और ढूंढ रही है 6 जगह। जैसे जैसे जाएगा भी बताता है ये कहाँ कहाँ पे। और मिल गया इसको जी। हम स्थान कर लेते हैं ना, हम अपने मतलब क्या ही बजट ढूंढते हैं। ये पूरा एंड तक तैयार हो जाए बेचारा। ये आपके सामने मैं इसलिए एक्सरसाइज करूँ ताकि आपको क्लियर है भाई। ये देखें, ये इन्होंने ना रीसेंट आइटम भी डाल दी है इसमें। आप इसको जब गौर से देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा। अच्छा नहीं जी, बजट नहीं है जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। तो बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये कैफ 6 है, मैं कैफ 7 में देखूंगा अभी। है भाई बजटिंग मेरा। तो खैर, कहने का मतलब है ये रहा बजटिंग। तो ऑलमोस्ट ग्रेड सेम ही है देखा जाए तो। सिर्फ एक चीज ऐड हो गई, मैंने आपको बता दिया वो क्या ये है। अच्छा, अब इसके लिए स्किल्स क्या क्या चाहिए ये भी जरा समझिए। इसके लिए स्किल्स क्या क्या चाहिए पेपर को पास करने के लिए? देखें यार, एक चीज मैं आपको बता दूं इस पेपर के बारे में, 1 मिनट की हेल्प करते हैं। ये पेपर ना बेबी पेपर है। ये 2 पेपर्स का बेबी पेपर है। बल्कि मैं कहूंगा अब तो 3 पेपर्स का बेबी पेपर होगा। पहले ये 2 पेपर्स का बेबी पेपर था, अब ये 3 पेपरों का बेबी पेपर हो गया। एक पेपर है C-FAB 4 BFD, इसमें मेरे स्टूडेंट का अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल। अच्छा, मेरा नंबर नोट कर लें, किसी का कोई वैसे सवाल हो मुझे पर्सनली डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, आप ये नंबर नोट कर लें। C-FAB 4 BFD में जून 25 में भी हमारे एक स्टूडेंट उमेश कुमार का गोल्ड मेडल भी आया है। और पहले भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स का माशाल्लाह BFD में मेरिट आ चुका है। तो C-FAB 4 BFD, और एक पेपर है C-FAB 3 SPM। अच्छा, ये ओल्ड C-FAB 3, और एक है न्यू C-FAB 3। ये इन 3 पेपरों का मिला के पेपर है। कैफ 6 MFA है ना, इसमें तीनों चीजें हैं। या ये कह लें कैफ 6 MFA की जगह हम इसका क्या नाम रख रहे हैं, कैफ 7 BI है। MFA इसलिए दिमाग पे चढ़ गया है क्योंकि इतने टाइम से MFA पढ़ाया है ना यार। अच्छा, अब ये BFD भी थोड़ा नाम चेंज कर दिया उन्होंने, मगर C-FAB 4 समझ लें आप ना। ये न्यू स्कीम में भी है, पुरानी स्कीम में भी है, ठीक है। अच्छा, मैं मजे की बात ये तीनों 2 पेपर पढ़ाता हूँ, तीसरा पेपर अभी शुरू नहीं किया, इंशाल्लाह ये भी पढ़ाऊंगा। ओल्ड C-FAB 3। अच्छा, ये अभी वाले उसमें आ गया, ये कैफ 6 में नहीं था। ठीक है ना, यानी कि जो पुराना कैप्सिक था उसमें इसमें फर्क यही है, और 10 से 15 मार्क का एरिया है खाली, ठीक है? मगर आप एक पॉइंट समझे ना मैं क्या रहा हूँ। आप अगर समझे तो ये इनडायरेक्टली हो क्या रहा है। इनडायरेक्टली हो ये रहा है कि आपको तैयारी कराई जा रही है, कैफ लेवल में बैठ के आपको तैयार किया जा रहा है C-FAB में के लिए, और C-FAB 4 के लिए, और C-FAB 4 के अलावा C-FAB 3 के लिए। और आज मैं आपको बता दूं मजे की बात ये दोनों पेपर आज की डेट में, पुरानी स्कीम में बात करता हूँ, वैसे तो खैर नई स्कीम आ गई है। C-FAB 4 और ऐसे C-FAB 3 आगे जाके MSA 2 में भी हेल्प करता है। अब आप देख रहे हैं कि सारे वो पेपर है जो मैं पढ़ाता हूँ। कैफ 6 MFA जो कि अब कैफ 7 हो गया, वो मैं पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
टीएफटी में पढ़ा रहा हूँ, उसमें मेरे स्टूडेंट का गोल्ड मेडल भी आ रहा है, ठीक है। CFAP 3 में पढ़ा रहा हूँ, पुराना वाला, ठीक है, और इनफैक्ट नया वाला ही पढ़ा रहा हूँ। और आगे जाके ये दो चीजें आपको मैंने कहा क्या कहा हेल्प करेंगी कहाँ पे, ये आपको MSA 2 में, अब MSA 2 की जगह क्या आ गया, स्ट्रेटेजिक केस स्टडी आ गया। तो आखिरी पेपर तक ये आपका कंटेंट आपको काम आएगा। ये जो BIA में आप पढ़ेंगे ये आपको आगे तक काम आए। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसीलिए इसको एज अ समझे बेस वाला पेपर पढ़ें कि इससे आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी। और उस बेस स्ट्रांग होने से आपको फायदा सिर्फ कैफ में नहीं होगा, कैफ में तो पेपर निकल जाएगा, ये तो फायदा है, मगर आपको आगे CFAP में और MSA में, MSA की जगह क्या आ गया, स्ट्रेटेजिक केस स्टडी आ गया, वहां भी फायदा हो। तो ये घाटे का सौदा नहीं है यार। आप यहाँ अगर मेहनत करते हो तो मेरी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट को ऐसा तैयार किया जाए कि उसको आगे CFAP में आइडिया मिल जाए, CFAP का फ्लेवर मिल जाए, CFAP का जो आपको जैसे कहते हैं ना कि आइडिया मिल जाए, अप्रोच मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए। क्योंकि अभी तो चलो कैब में आप फुल टाइम स्टूडेंट होते हो, उतना मसला नहीं है। CFAP में आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं होते हो, नॉर्मली पार्ट टाइम स्टूडेंट होते हो, अनटिल अनलेस कि आपने वो जो नया तरीका है आर्टिकल्स का वो ऑप्ट किया हो कि आप फम नहीं जाते हो, आप कहते हो मैं पहले पेपर निकाल लूँ, तो अलग बात है। आप मेरा पॉइंट समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस बात को देखें, देखने की जरूरत है कि ये पेपर इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके लिए स्किल्स क्या क्या चाहिए जी, इसके लिए कैलकुलेशन के लिए आपके पास मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, और थ्योरी के लिए भी मैं समझता हूँ कि आपको ये स्ट्रांग होनी चाहिए, क्या कहते हैं इसे, ये थ्योरी के लिए आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्या सर आप ड्राफ्टिंग कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं सर। आप थ्योरी पढ़ाते हैं? बिल्कुल पढ़ाते हैं। थ्योरी कैसे पढ़ाते हैं? थ्योरी पढ़ाने का हमारा तरीका सुन लें, ठीक है, कैलकुलेशन का भी तरीका सुन लें और थ्योरी का भी सुन लें। कैलकुलेशन का तरीका क्या है? कैलकुलेशन का तरीका हमारा बड़ा सिंपल है। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। क्यों आए, लॉजिक क्या थी, ये टॉपिक दुनिया में क्यों आया, क्यों बजटिंग आई, क्यों इन्वेस्टमेंट बिल आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी इजी इलस्ट्रेशन करते हैं, 2+2 4 टाइप की इलस्ट्रेशन, उसके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्सेप्ट को सिमेट करने के लिए, टू सिमेट द कॉन्सेप्ट क्या करने के लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं तीसरे, इसके बाद हम चलते हैं उस पे, क्या नाम है, अल्लाह भला करे, क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन। और क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले हम अपने करने के बाद फिर हम चले आते हैं आईकेएफ के पास। आईकेएफ के पास में भाई आपके पेपर्स से रिलेटेड मैं कहूँगा कि दो तरह के इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि तीन तरह के। एक तो होते हैं कैप 6 MFA, कुछ होते हैं लिमिटेड BFD, BFD में पूरा नहीं, लिमिटेड BFD के क्वेश्चन, सीफा को अलहमदिल्ला कोर एरिया मेरा। और उसके अलावा कुछ लिमिटेड मैं आपको ओल्ड कॉस्टिंग कराता हूँ, ओल्ड कैफ के, ये पुराना जो स्कीम थी ना बिफोर 2021, इसके कुछ लिमिटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं, 3 तरह के पॉसिबल कराए जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा कंटेंट जो है वो रेडी हो जाता है, इसकी पूरी किताब में हमें मौजूद है जो इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगी अभी थोड़ा नई स्कीम के मुताबिक। तो ये सारा बुक चीज़ हमारे बुक में। इसके बाद आप रिवीजन करें, पास पेपर्स करें, अटेम्प्ट वाइज पेपर्स करें। तो थ्योरी के लिए तरीकेकार हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है जी। थ्योरेटिकल साइड के लिए हमारा तरीकेकार क्या है? थ्योरेटिकल साइड के लिए हम पहले जो है ना, अंडरस्टैंड बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, शॉर्ट एनालिसिस क्यों आ रहा है भाई, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्या हासिल होगा, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। बैकग्राउंड समझ लिया आप कौन सा चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया उसके बाद आप कर लें लर्न द इम्पोर्टेंट। देखिए थ्योरी का कोई भी पेपर आप पढ़े ना, आप इसको फॉलो करें। इसके बाद आप क्या क्या कि जो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, पहले आपने बैकग्राउंड समझा, उसके बाद आपने कौन समझा कि जी इंट्रो स्टेज क्या होती है, मेच्योरिटी स्टेज क्या होती है, लाइफ साइकिल के मेरे कुछ लेक्चर डेमो के तौर पर अवेलेबल भी हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि जी अब जरा मैं इसको लर्न कर लेता हूँ कि हाँ जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंट्रो में मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, इंट्रो में जो है वो प्रोडक्ट वैरायटी कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं हमने आपको समझा दी विद एग्जांपल्स। उसके बाद आपने लर्न करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फिर उसके बाद राइट डाउन है इंपॉर्टेंट।
अपनी समरी बनाए, अपनी समरी बनाए, अपनी समरी बनाए, किसी की समरी बना जाए, अपनी समरी बनाए। ठीक है, राइट डाउन दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लर्न करने के बाद लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लर्न पहले राइट डाउन करके भी लर्न कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। ये तीन, थ्री और फोर में आप आगे पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, सॉल्व रीजन, सॉल्व पास्ट पेपर्स, सॉल्व क्वेश्चंस इन रिटन फॉर्म। थ्योरी के क्वेश्चंस को कहा जा रहा है कि रिटन फॉर्म में करें, जिस तरह आप कैलकुलेशन को करते हैं। कंप्लीट ये नहीं कि बुलेट पॉइंट बना ली। ओरल फॉर्म में फुल फ्लेज। ठीक है जी, और आखिरी काम, एक और काम कर लें कि राइट डाउन योर मिस्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या मतलब हुआ इस बात का? थ्योरी इसीलिए मैं स्टूडेंट को बड़ा इंकरेज करता हूँ, अल्लाह का शुक्र थ्योरी पढ़ाते हैं तो मज़ा भी आता है बच्चों को, और लगता भी है कि हाँ यार थ्योरी में भी सर जो बढ़ा रहे हैं वो वाकई रेलेवेंट है। राइट डाउन योर मिस्टेक का मतलब होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपका 100% आंसर मैच कर जाए, हमेशा कुछ ना कोई, कोई ना कोई फर्क आता है, कोई ना कोई फर्क आता है। तो क्या करें, कंपेयर योर आंसर विद सजेस्टेड सोल्यूशन। जो मैं करा रहा हूँ सोल्यूशन, मेरे सोल्यूशन से देख लें, सजेस्टेड सोल्यूशन से देख लें, एंड राइट डाउन योर। ठीक है जी, ये जरा मैं कहूँगा दो साइडें नोट करें प्लीज, कैलकुलेशन के लिए भी और थ्योरी के लिए। बाकी देखें, जो टॉपिक शुरू होगा तो आपको समझ आ जाएगा, कुछ पोर्टल में ऑलरेडी हमने चीज़ें डाल दी हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमारे पोर्टल पर डली हुई हैं आपके आसानी के लिए। ठीक है जी, उसको फॉलो कर लें। ठीक है जी, बाकी मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, आप मुझे डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हो। पोर्टल पे अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो चीज़ें अपलोड कर देंगे। ये वाले एरिया की, नए एरिया की लाइव क्लासेस इंशाल्लाह कुछ टाइम में होंगी, तो वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। इस मंथ तो नहीं, अगले मंथ देखेंगे, रिजल्ट की बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी ये कि पेपर का पासिंग परसेंटेज आसान रहा है, 50% के आसपास रहता है कैप सिक्स MFA का, तो इसका भी उसी के आसपास होगा। मगर चूंकि इसका पेपर थोड़ा बढ़ गया, 6 की जगह 7 हो गया है थोड़ा, और ये एंड के पेपर्स में आ गया है, तो हो सकता है पासिंग परसेंटेज बढ़, इसका जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, यानी कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए, क्योंकि नया पेपर था, नई स्कीम में पेपर ऐड हुआ था, तो एग्जामिनर एक फिक्स ट्रेंड से चल रहा था। मुझे लगता है कि शायद इस पेपर में छेड़छाड़ की जाएगी, तो हो सकता है ये पेपर का पासिंग परसेंटेज गिरे, तो इसलिए थोड़ी अच्छी तैयारी से जाएगा, लिमिटेड तैयारी से नहीं जाएगा। पहले के ज़माने में चल जाता था, जब ये पेपर स्टार्ट हुआ था, आसान पेपर एग्जामिनर बना रहा है, मगर कभी हमें नहीं पता कब जाके मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा नहीं, बेस वाला पेपर है, एग्जामिनर एज्यूम कर रहा है कि आपकी बेस बन रही है, क्योंकि अगर आपकी बेस नहीं बनेगी तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने आपको बताया था ना, ये बेस बन रही है BFD के लिए, कि बेस बन रही है CFAP 3 के लिए, नए वाले। ओल्ड CFAP 3 तो चले खत्म हो गया, ठीक है, तो ये सब ये बेस बन रही है आपकी दो CFAP के पेपर्स के लिए, और वो आगे जाके स्ट्रेटेजिक केस स्टडी में भी हेल्प करेगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, तो प्लीज यार देख ले, मैं कहूँगा यार, नहीं मतलब जिसे कहते हैं ना कि खाली मुझसे पढ़ो नहीं, जिससे भी आप पढ़ो, ये जो भी लेक्चर देख रहा है, मैं तो कोशिश करूंगा मैं ये सबको अवेलेबल हो जाए, जो नहीं भी पढ़ रहा है हमसे उनको भी अवेलेबल हो जाए। मगर आप बस इन बातों का ख्याल रखें कि बेस वाला पेपर है, ठीक है ना, जहन में रखें इन चीज़ों को। और हमारे पास अल्लाह का शुक्र एक एडवांटेज ये है कि CFAP का तजुर्बा है, MS2 का तजुर्बा है, CA फाइनल का तजुर्बा है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर है ही उन्हीं पेपर्स का बेबी पेपर। ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बताया गोल्ड मेडल भी है हमारे एक स्टूडेंट का। ठीक है, चलें इधर रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरा नंबर मौजूद है जी, कोई भी आपको क्वेरी होती है, कंफ्यूजन होती है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।